हमारे श्रोतागणों का एक मर्तबा फिर अलबिर टीवी चैनल के नो यूर लॉज इस लीगल वेब सीरीज़ के अंदर में फिर स्वागत है। आज जिस कायदे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो अपने आप में इस बात का प्रावधान रखता है कि अगर दो विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग आपस में विवाह का रिश्ता स्थापित करना चाहें तो इस कायदे के तहत धर्मांतरण किए बगैर भी आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं कि ये कायदा सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो दो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, बल्कि अगर एक ही धर्म से जुड़े हुए दो लोग, महिला और पुरुष, आपस में अपने पर्सनल लॉ को छोड़कर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहें तब भी दे आर वेलकम टू परफॉर्म देयर मैरिज, गेट देयर मैरिज सोलमनाइज्ड एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इसी सिलसिले में आज जानकारी देंगे आपको। उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए भी बनाया गया था या इस बात को ध्यान में रख कर के भी इस कायदे का गठन किया गया था कि हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्मों पर चलने वाले लोग रहते हैं और एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में रहते हुए कहीं इस बात का भी इम्कान है कि दो अलग अलग धर्मीय आपस में मिल जाएं और फिर वो शादी के संबंध में जुड़ जाना चाहें अपने अपने धर्म पर कायम रहते हुए भी। तो क्या कायदा दो अलग अलग धर्मों के मानने वालों को धर्म परिवर्तन किए बगैर शादी के संबंध में जुड़ जाने की इजाज़त देता है? इसका जवाब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हाँ में है। आप धर्मांतरण किए बगैर भी आप अपने धर्म पर बने रहें, आपकी होने वाली पत्नी अपने धर्म पर बनी रहेगी और आप दोनों के बीच में विवाह का संबंध स्थापित हो जाएगा। इसका प्रावधान किया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट में। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको कंप्लाई विद करना आवश्यक है। मिसाल के तौर पर 30 दिनों की नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज। आप शादी करना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास में जाकर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर में नोटिस का जो फॉर्म है वो भर दें। उसमें जो मालूमात देनी है आपके उपलक्ष्य में, आपके घर वालों के उपलक्ष्य में, आपके रहने का ठिकाना, वो सारी बातें जो उसमें आपको पर्याप्त रूप से लिखनी है वो आप लिख दें। फिर ये नोटिस पब्लिश होगी और पब्लिश होने के बाद में 30 दिनों के भीतर इस इंटेंडेड मैरिज पर, इस प्रस्तावित विवाह पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति अगले 30 दिनों के अंदर में रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास में आकर के दर्ज करा सकता है। अगर समझ लीजिए 30 दिनों का पीरियड समाप्त हो जाता है और कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ जाता, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज आपकी मैरिज सोलमनाइज कर देगा, आपका विवाह जो है संपन्न हो जाएगा। तो इस तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत persons belonging to the same religion or the two persons belonging to two different religions can come together in the marital tie। दो अलग अलग धर्मों के मानने वाले या एक ही धर्म के मानने वाला पुरुष और महिला आपस में विवाह के संबंध में जुड़ सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। अब ये भी जान लीजिए कि एक मर्तबा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर आपका विवाह संपन्न हो जाता है तो फिर आपके अपने पर्सनल लॉ आपको लागू नहीं रहते। इस बात का ध्यान कीजिए। सेक्शन 19 है सेवरेंस फ्रॉम अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर में एक वेल नोन कंसेप्ट है। सेक्शन 19 कहता है कि एक मर्तबा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर आपने शादी कर ली तो आपकी अनडिवाइडेड फैमिली से आपका जो संबंध है वो टूट जाएगा। इसके बारे में और भी कुछ आगे कहूँगा आपसे। इसी तरह से सेक्शन 21 है जिसमें यह बात कही गई है कि आपके अपने पर्सनल लॉज वंस यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द मैरिज एंड स्पेशल मैरिज एक्ट विल सीज टू बी एप्लीकेबल टू यू। आपके अपने पर्सनल लॉज स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत लग्न करने पर आपको लागू नहीं रहेंगे। यानी अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सक्सेशन कायदा आपको लागू नहीं होगा। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको लागू नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान कीजिए। फिर इसी तरह से 21A में लेकिन ये एक्सेप्शन किया गया है कि अगर विवाह के संबंध में जुड़ जाने वाले दोनों लोग, पुरुष और महिला, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन है या इसी तरह से सिख हैं, ध्यान कीजिए, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन, अगर ये धर्मों के मानने वाले हैं
पुरुष और महिला दोनों और वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लें, तब तो फिर मैंने जिन दो प्रोविजंस का आपके सामने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया, सेक्शन 19 और सेक्शन 21, ऐसे कपल को एप्लीकेबल नहीं होगा जो co-religionist हैं, both of whom happen to be Hindus and yet they have chosen to marry under special marriage act। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो limitations जिनका हमने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था वो किन को एप्लीकेबल होंगे। जाहिर सी बात है कि ऐसे जोड़ों को एप्लीकेबल होंगे जो दो अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं। इफ़ द कपल बिलोंग्स टू द सेम रिलीजन, से हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म, देन इन दैट इवेंट देयर पर्सनल लॉ विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल टू देम, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने पर्सनल लॉ के चलते शादी नहीं की बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में विवाह विच्छेदन का प्रावधान मौजूद है, डिवोर्स बाय कंसेंट का भी प्रावधान है, और इसी तरह से यूनिलैटरल डिवोर्स, किसी प्रकार का कोई कारण आप अपनी विवाह याचिका में लिखें जो आपको एप्लीकेबल है, जो आपको उपलब्ध है, और उसके चलते आप शादी के संबंध को समाप्त करने के लिए उचित कोर्ट के अंदर में याचिका दाखिल कर दें। तो स्पेशल मैरिज एक्ट हिंदुस्तान के अंदर में प्रचलित एक कायदा जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि न्यूज़ में था, क्योंकि ख़बरें बस आती ही रहती है। अंतर्धर्मीय विवाह इस मुल्क के अंदर में होते ही रहते हैं। आप देखिए, एक ऐसा देश है अपने आप में जहाँ पर विभिन्न धर्मों के मानने वाले रहते और बसते हैं, और कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो है नहीं, बस्तियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर समझ लीजिए कोई ऐसा विवाह जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो गया है, ये अगर समझ लीजिए गड़बड़ी में आ जाता है, इफ़ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्पेशल मैरिज एक्ट रन्स इनटू रफ वेदर, then in that event also we have the provisions made under the very same act for dissolution of marriage। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में सिर्फ मैरिज का ही प्रावधान किया गया है। श्रोताओं, इस एक्ट के अंदर में डिसोल्यूशन का भी प्रोविज़न अपनी जगह पर बना हुआ है, और डिसोल्यूशन के प्रोविज़न के अंदर में दोनों ही प्रकार के डिसोल्यूशन को डेल्ट विद किया गया है। अगर आप डिवोर्स बाई कंसेंट करना चाहें तब भी आप इस एक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, और अगर समझ लीजिए कोई एक पक्ष चाहता है कि विवाह का विच्छेदन हो जाए और उसके पास में विवाह का विच्छेदन करने के लिए कोर्ट के माध्यम से करवाने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है, तो वो उस प्रकार की याचिका कोर्ट में लगा सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट अपने आप में एक स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात कहता है। मतलब ये है कि अगर आपको अपना विवाह विच्छेदन करवाना है तो आपको कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने जहां एक दूसरे के साथ में विवाह का संबंध स्थापित किया, वहीं इस विवाह के संबंध का विच्छेदन करने के लिए भी आपको कोर्ट में जाना है। आम लोगों की परिभाषा में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाले विवाह को कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है। हालांकि ये जान रखिए कि ये मैरिज कोर्ट नहीं करता है। मैरिज रजिस्ट्रार अपने आप में राज्य सरकार का अपना एक अधिकारी है, वो कोर्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये मैरिज हमारे पर्सनल लॉज के तहत नहीं होता, इसलिए आम लोगों की परिभाषा में इसे कहीं कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है। उसने कोर्ट मैरिज कर लिया, और कोर्ट मैरिज से मतलब ये होता है कि उसने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह सब रजिस्ट्रार के सामने जाकर, मैरिज प्रबंधक के सामने जाकर के अपना विवाह जो है कर लिया है। तो ये भी अपने आप में हिंदुस्तान में प्रचलित कायदों में से एक कायदा है। एक आपको उदाहरण देता चलूं, पिछले दिनों में कहीं ऐसा हुआ था कि केरल के अंदर में एक मुस्लिम कपल ने, जिनके 3 बेटियां थी, मुझे याद पड़ता है 2 या 3 बेटियां थी, उनकी शादी मुस्लिम लॉ के तहत हो गई थी। लेकिन मुस्लिम सक्सेशन एक्ट के तहत उनके इंतकाल कर जाने के बाद में उनकी बेटियों को उनकी संपत्ति में से ज़्यादा 2/3 2/3 इतना ही हिस्सा मिल पाता। वो ये चाहते थे कि उनके मरने के बाद में उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उनकी बेटियों की तरफ चली जाए, और चूंकि उन्होंने शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की थी, उनको एप्लीकेबल लॉ था मुस्लिम सक्सेशन लॉ, तब तो बेटियों को 2/3 ही मिलता। तो उन लोगों ने क्या युक्ति की, उन्होंने ये किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना विवाह संबंध दोबारा स्थापित कर लिया। हो सकता है कि विवाह स्थापित करने के लिए पिछले विवाह को उन्होंने किसी कायदेशीर तरीके से समाप्त भी किया होगा, क्योंकि एक विवाह के चलते दूसरा विवाह कैसे हो सकता है। तो तलाक के रूप में हो सकता है उन्होंने पिछली शादी को समाप्त किया
और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली, अब उनका पर्सनल लॉ उनको लागू नहीं रहेगा और हिंदुस्तान के प्रचलित कायदे के हिसाब से उनकी पूरी की पूरी संपत्ति उनकी बेटियों की तरफ जाएगी। तो कभी लोग इस तरह की भी युक्ति करते हैं। कायदा है, कभी आपके बाजू से भी हो जाता है, और कायदा है उसको तो बहरहाल दोनों पक्षों का ख्याल करना पड़ता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। 8वें एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दीगर कायदे के विषय पर अपने एपिसोड्स तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अपने विचारों से, अपने प्रश्नों से और आपकी राय से हम लोगों को आगाह करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।